हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में हम फरवरी 2021 के पहले सप्ताह यानी 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच घटे सभी अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण घटनाओं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और आप इन करंट अफेयर्स को लंबे समय तक याद रख सकें, इसलिए हम अपने वीडियोस में मैप्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये सही है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, यानी आप लोग अभी एसएससी, बैंकिंग या रेलवे जैसी एग्ज़ाम्स की तैयारी में होंगे। तो ये स्वाभाविक है कि आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि हम तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें इतने हाई लेवल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस क्यों करनी है। अब देखिए, आप में से जो लोग ऐसा मानते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों ने खुद ऐसा अनुभव नहीं किया हो। तो बस उदाहरण के लिए मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखता हूं और ये दोनों प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। पहला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जाम में आया था, जबकि दूसरा प्रश्न यूपीपीसीएस 2017 के प्रीलिम्स में आया था। अब देखिए, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी। यानी कि आपको इसके पैनल या समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। अब देखिए, इसी लेवल और इसी नेचर का यानी कि इसी प्रकृति का दूसरा प्रश्न है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आया था। जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम कुछ स्टैटिक जीके का भी उदाहरण देखते हैं। एसएससी 2017 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। अब आप एग्जैक्ट प्रश्न देखिए जो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, और यहाँ प्रश्न के साथ साथ ऑप्शंस भी सेम हैं। अब देखिए, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस यानी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि चाहे सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स का प्रश्न हो या एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सवाल हो, लगभग बराबर ही होता है। तो ये रहे एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल और नेचर की बात। अब देखिए, वैसे लोग जो फिर से सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके मन में फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि जिस तरह के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने वीडियो में कराते हैं, वैसे 2, 3 और 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे एसएससी या रेलवे में नहीं आता। अब देखिए, हालांकि वक्त तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चलिए इसको भी समझाता हूँ। अब देखिए, मैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में जो भी इवेंट्स यानी कि घटनाएं होती हैं, उन्हें मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स और दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं यानी कि जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मैं लगभग इन सभी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं। और वो इसलिए क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके अंदर ऑन एन एवरेज 5 से 10 पॉइंट तो होते ही हैं। तो फिर मुझे पूरे के पूरे इवेंट्स को कवर करने के लिए 10 प्रश्न बनाने पड़ेंगे, जो मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरी चीज़, चूँकि हमारे कुछ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वहाँ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 2, 3 और 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा देखिए, लर्निंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होता है डू एसोसिएशन, यानी अभी जो आप सीखना चाह रहे हैं
उस चीज को आप पुराने सीखे हुए चीजों के साथ जोड़ दीजिए, यानी एसोसिएट कर दीजिए, तो आप चीजों को आसानी से जल्दी सीख सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और ये एसोसिएट करने का तरीका मैं आपको आगे प्रश्नों में बताते रहूंगा कि एसोसिएशन कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। चौरी चौरा के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। नहीं, ये कथन गलत है। चौरी चौरा नामक जगह वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। अब दूसरा कथन है, यहाँ 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए, दूसरे कथन में सब कुछ सही है, बस 5 फरवरी की जगह 4 फरवरी कर दीजिए, लेकिन कथन तो हमारा गलत है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। ICG डैश। पहला कथन है, इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम यानी हम रक्षा करते हैं, तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, वर्तमान में इसका महानिदेशक राजीव गुप्ता है। नहीं, ये कथन गलत है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन हैं। फिर तीसरा कथन है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पोतों की तलाशी या जांच और अधिग्रहण कर सकता है, तो हाँ, ये कथन सही है। अब देखिए, यहाँ पर EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी देश के समुद्री तट से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि समुद्री मील की दूरी को कहते हैं। आमतौर पर समुद्र के इस हिस्से का प्रयोग रिसर्च और संसाधनों के लिए वह देश करता है। फिर हमारा चौथा कथन है, यह पोतों पर परिचालन भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला बल है, तो हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष इसकी थीम थी वाटरलैंड्स एंड वाटर, तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में होगी। नहीं, ये कथन गलत है। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना चेन्नई में होगी। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन 1 सही है। अब देखिए, ये जो आर्द्र भूमि होता है, यह वैसा क्षेत्र होता है जहां भरपूर नमी पाई जाती है, यानी यह क्षेत्र वर्ष भर आंशिक या पूर्णतः जल से भरा होता है और इसके कारण इसके कई लाभ भी हैं। जैसे आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, इसलिए आर्द्र भूमि की इन्हीं महत्वपूर्ण विशेषताओं की वजह से वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन भी हुआ था, जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और इसी दिशा में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुल भूमि का 4.6% भूमि 42 आर्द्र भूमियों के रूप में नामित है, यानी भारत में कुल 42 रामसर साइट्स हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कथन फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारी बाढ़ आई। कारण आर। यह बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से आई थी। अब देखिए, हमारा कथन जो है वो गलत है।
क्योंकि फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बाढ़ आई थी। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। अब देखिए, वास्तव में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से अचानक ऋषि गंगा नदी में पानी की वृद्धि हो गई और चूंकि ऋषि गंगा नदी रैनी के पास धौली गंगा से मिलती है, इस कारण धौली गंगा में भी बाढ़ आ गई और इस कारण ऋषि गंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान हुआ है। आइए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केरल के मांड्या जिले में लिथियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नहीं, ये कथन गलत है। लिथियम के साक्ष्य केरल नहीं, कर्नाटक के मांड्या जिले में प्राप्त हुए हैं। फिर दूसरा कथन है, इस दुर्लभ धातु का उपयोग कांच, बैटरी और लुब्रिकेंट्स इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो हाँ, ये बात सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। अब देखिए, सबसे पहले तो लिथियम एक दुर्लभ धातु है। क्योंकि लिथियम का प्रयोग नवीन प्रौद्योगिकियों के घटक के रूप में होता है। जैसे इसके अगर हम प्रमुख उपयोग के बारे में बात करें तो लिथियम का उपयोग सिरेमिक, कांच, दूरसंचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिथियम का प्रयोग आयन बैटरियों में, लुब्रिकेंट्स ग्रीस में, फिर रॉकेट प्रणोदकों के लिए उच्च ऊर्जा योजकों के रूप में, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर तथा ट्रिटियम के लिए कन्वर्टर के रूप में किया जाता है। और यह भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भारत अभी तक लिथियम के प्रयोग के लिए लिथियम को बाहरी देशों से, यानी कि विदेशी देशों से आयात करता था। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न। भारत के पहले तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच यानी थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, भारतीय मौसम विज्ञान के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर महामृत्युंजय महापात्र को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, ये कथन गलत है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, भारत दूसरे स्थान पर आता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्में उत्पादित होती हैं। तो हाँ, ये कथन सही है। अब देखिए, हमारा प्रश्न है, ऊपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, भारत विश्व का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्में, पहला सहतूत, दूसरा एड़ी, तीसरा टसर और चौथा मूगा का उत्पादन करता है। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वेम्बनाड झील की सफाई के लिए एक व्यक्ति की सराहना की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला कथन है, यह झील कर्नाटक में स्थित है। नहीं, यह कथन गलत है। यह झील केरल में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है। अब देखते हैं दूसरा कथन। यह झील रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल है। तो हाँ, ये कथन सही है। और आप जानते हैं, भारत में कुल 42 रामसर साइट्स हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों या छात्रावासों का नाम किनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अब देखते हैं 10वां प्रश्न।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों ढेकियाजुली और जेरेंगा पोथार का दौरा किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ढेकियाजुली सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नहीं, ये कथन गलत है। ढेकियाजुली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे कम उम्र की शहीद 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ असम के ढेकियाजुली टाउन से ही थी। अब देखते हैं दूसरा कथन, जेरंगा पोथार में 17वीं शताब्दी में अहोम राजकुमारी ने बलिदान दिया था। तो हाँ, ये कथन सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम भारत पर्व 2021 में समर्पित 3 आभासी मंडपों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल किला। अब देखिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल तरीके से यानी कि ऑनलाइन 26 से 31 जनवरी 2021 तक वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया और इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 आभासी मंडप समर्पित किए गए। पहला, देखो अपना देश, दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और तीसरा है अतुल्य भारत। अब देखिए, आप यहाँ पर लाल किला से इसलिए कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि आमतौर पर भारत पर्व का आयोजन 26 से 31 जनवरी के बीच यानी गणतंत्र दिवस समारोह से ही लाल किले के प्राचीर से किया जाता है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता हथिया लिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रायः तख्ता पलट का अर्थ संवैधानिक रूप से सत्ता पाना है। नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, तख्ता पलट का अर्थ होता है कि हिंसा करके या अवैध रूप से जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसकी शक्तियों को हथिया लेना। फिर दूसरा कथन है, सैन्य आरोप था कि म्यांमार की राजनेता आतंकवाद समर्थक है। नहीं, ये कथन भी गलत है। वास्तव में म्यांमार की जो सेना है उसका ये आरोप था कि जो नवंबर 2020 में संसदीय चुनाव हुआ था वह निष्पक्ष रूप से नहीं हुई थी, यानी कि उसमें धोखाधड़ी हुआ था, उसमें करप्शन हुआ था। और यही बोलकर जो सेना प्रमुख है मिन ऑन्ग हलैंग, वो देश के सर्वोच्च राजनेता आंग सान सू समेत सभी प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और 1 साल के लिए पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। और जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे म्यांत सवे, उनको देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ से एक नज़र अगर म्यांमार की राज व्यवस्था पर डालें तो चीज़ें और भी आसानी से समझ में आएगी। वर्ष 1948 में म्यांमार को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फिर लगभग 1962 से 2011 तक सशस्त्र बलों का ही, यानी कि कह लीजिए सेना का ही वहाँ पे शासन रहा है। फिर वर्ष 2011 से ही लोकतंत्र के नाम पर एक नई सरकार आई। फिर 2015 में म्यांमार में स्वतंत्रता के बाद एक पहला निष्पक्ष चुनाव हुआ, यानी म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ा, जिसमें आंग सान सू की राजनीतिक पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि NLD को जीत हासिल हुई। और उस कार्यकाल के पूरा होने के बाद जब अगला चुनाव नवंबर 2020 में हुआ, इसमें फिर से NLD यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि जो आंग सान सू की राजनीतिक पार्टी है उसको अधिकांश सीट मिली। अब देखिए, यहाँ पर इस बीच में एक चीज़ और हुई थी। जब वर्ष 2008 में म्यांमार का संविधान बना था, उसमें सेना ने जो भी जितने भी संसद के पास कुल सीट होती है उसका 25% और जितने भी प्रमुख मंत्रियों के पद होते हैं उसकी नियुक्ति सेना के अधिकारियों के लिए ही आरक्षित कर दिया था। तो इस तरह लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी म्यांमार में सेना का दबदबा बना ही था।
और इधर जब नवंबर 2020 में संसदीय चुनाव हुआ जिसमें आंग सांसू की पार्टी को ज़्यादातर सीटें मिली, वर्ष 2021 के शुरुआत में ही नए संसद का पहला सत्र आयोजित होने वाला था। इसी बीच म्यांमार की सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शासन अपने हाथों में ले लिया है और संपूर्ण देश में आपातकाल 1 साल के लिए लागू कर दिया है। फिर तीसरा कथन है म्यांमार भारत, चीन और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर चौथा कथन है म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध है, इसके अलावा यहाँ रोहिंग्या मुसलमान भी हैं। तो हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल कथन 3 और 4 सही है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस सूचकांक में यानी कि इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड शीर्ष तो उत्तर कोरिया निचले स्थान पर है। नहीं, ये कथन गलत है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया। अब देखिए, यहाँ पर आपका कंफ्यूज होना लाजमी था क्योंकि डेमोक्रेसी और करप्शन से रिलेटेड ही एक दूसरे इंडेक्स में वाकई में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 और इसको जारी किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, जिसमें संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर है। जनवरी वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में इसको कवर किया गया है। जनवरी वाले करंट अफेयर्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और उस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक थी 86 यानी कि 86 और सबसे निचले स्थान पर एक साथ है दक्षिण सूडान और सोमालिया। और अभी हम बात कर रहे थे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की। अब देखते हैं दूसरा कथन। इस सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर है। तो हाँ, ये कथन सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। हाल ही में आयोजित आसियान इंडिया हैकाथॉन किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और आप जानते हैं वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसके अलावा आप जानते हैं आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का समूह है जो आर्थिक विकास, समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, यानी मिलकर काम करते हैं। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइसलैंड योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेनमार्क। अब देखिए, डेनमार्क की सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल एनर्जी आइसलैंड यानी कि कृत्रिम ऊर्जा द्वीप के योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर हम उत्तरी सागर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस देश की सीमाओं से सटा हुआ है। देखते हैं 17वां प्रश्न। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। इसके अलावा जनवरी महीने में ही पाकिस्तान ने फतह 1 और शाहीन 3 नामक मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। हाल ही में चर्चित भसन 4 द्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ म्यांमार द्वारा लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए। नहीं, ये कथन गलत है। लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह बांग्लादेश ने बनाए हैं। फिर हमारा दूसरा कथन है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी द्वारा निक्षेपित तलछटों से बना है। नहीं, ये कथन भी गलत है। अब देखिए, भसन 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी द्वारा नहीं जबकि मेघना नदी द्वारा निक्षेपित तलछटों से बना है। और चूंकि बंगाली में तलछट को 4 कहते हैं इसीलिए इसका नाम है भसन 4 द्वीप।
इसके अलावा ये जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, ये वास्तव में म्यांमार के ही रखाइन प्रांत का एक उत्पीड़ित मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसको म्यांमार ने अपने देश से बाहर निकाल दिया है। और उन्हीं शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश ने इसी भसनचार द्वीप पर शरणार्थी आश्रय गृह बनाए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी थीम थी वी आर एंड वी विल। नहीं, इस वर्ष इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन 1 सही है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 280 के तहत प्रधानमंत्री प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। नहीं, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अब देखते हैं दूसरा कथन। आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की। तो हाँ, ये कथन सही है। इसके बाद तीसरा कथन है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नहीं, ये कथन गलत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जबकि रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। संघीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पेश की गई। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिशन को हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए आरंभ किया जाएगा। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, पारंपरिक ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन उच्च ऊर्जा घनत्व और गैर प्रदूषणकारी है। तो हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, इसमें पिछले 1 वर्ष की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत किया जाता है। तो हाँ, ये कथन भी सही है। फिर तीसरा कथन है, यह पहली बार 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। तो हाँ, ये कथन भी सही है। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1964 तक आम बजट यानी जो हमारा केंद्रीय बजट है उसके साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन फिर वर्ष 1964 से ही इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह देश का दूसरा डिजिटल केंद्रीय बजट है। नहीं, ये कथन गलत है। केंद्रीय बजट 2021-22 देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। फिर दूसरा कथन है, यह बजट 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। नहीं, ये कथन भी गलत है। केंद्रीय बजट 2021-22 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें से पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढांचा, फिर तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास,
फिर चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। फिर पांचवा है नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास। और छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसके अलावा हमारा तीसरा कथन है अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को परिभाषित किया गया है। अब देखिए तीसरे स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 में, जिसे हम आम बोलचाल में बजट कहते हैं, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। देखिए हमारा प्रश्न है उपरयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या हैं। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। संघीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 112% की वृद्धि की गई है। नहीं, ये कथन गलत है। संघीय बजट 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में। फिर हमारा दूसरा कथन है वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। तो हाँ, ये कथन सही है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सही है। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति यानी वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कितने साल पुराने कमर्शियल व्हीकल्स को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 साल। अब देखते हैं 27वां प्रश्न। संघीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की घोषणा की। पहला, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा है मिशन पोषण 3.0। नहीं, ये गलत है। देश के 112 जिलों में पोषण परिणामों को सुधार करने के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन 1 सही है। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6.8%। अब देखिए इन फिगर्स में समझने वाली कोई बात है नहीं, आप ये पूरा फिगर रट लीजिए 6.8, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस काफी क्लोज दिए होते हैं। अब देखते हैं 29वां प्रश्न। केंद्रीय बजट 2021-22 में मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन के तहत निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि केंद्रीय बजट 2021-22 में मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के लिए 15,000 से अधिक विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार की जाएगी, ताकि ऐसे विद्यालय अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में सामने आएंगे, जिससे विकास में अन्य विद्यालयों को सहायता मिलेगी। अब देखते हैं 30वां प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10.5। अब देखते हैं 31वां प्रश्न। कारपोरेट कार्य मंत्रालय MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स ने MCA 21 के किस संस्करण को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा संस्करण। अब देखते हैं 32वां प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह वाणिज्य विभाग की पहल है। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है इसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। तो हाँ, ये कथन भी सही है। फिर तीसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को एक निर्यात केंद्र में बदला जाएगा। हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी तीनों कथन सही है। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोम माला का शुभारंभ किया, इसका उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सड़क अवसंरचना को मजबूत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को असम के शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है असम के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और असम की आर्थिक प्रगति एवं कनेक्टिविटी में सुधार लाना। अब देखते हैं 34वां प्रश्न। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी लद्दाख। यानी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। हर घर पानी हर घर सफाई किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। अब देखते हैं 36वां प्रश्न। निम्नलिखित नियुक्तियों के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है भव्यालाल को जाक्सा द्वारा कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। नहीं, यह कथन गलत है। भव्यालाल को नासा द्वारा कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। दूसरा कथन है सीबीआई के अंतरिम निदेशक प्रवीण सिन्हा नियुक्त किए गए। तो हाँ, ये कथन सही है। फिर हमारा तीसरा कथन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष NS सुब्रमण्यन बने। तो हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 और 3 सही है। अब देखते हैं 37वां प्रश्न। हाल ही में जाने माने व्यक्ति द्विजेंद्र नारायण झा यानी कि DN झा का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इतिहास से। DN झा भारत के जाने माने इतिहासकार थे जिन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर काम किया था। इनकी 2 चर्चित पुस्तकें हैं, पहला द मिथ ऑफ होली काउ और दूसरा रिथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी। अब देखते हैं 38वां प्रश्न। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस से। इन्हें भारतीय टेनिस पिता के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। हाल ही में कौन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अजय सिंह। अब देखते हैं 40वां प्रश्न। केरल में चर्चित नेक्टर ऑफ लाइफ का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराना। अब देखते हैं 41वां प्रश्न। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत IAS, IPS, PCS, NDA और CDS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखते हैं 42वां प्रश्न। चर्चित स्टारडस्ट 1.0 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रक्षेपण यान। अब देखिए, स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट का प्रयोग छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में किया जाएगा, लेकिन कमाल की बात इसमें यह है कि इस रॉकेट में ईंधन के तौर पर बायोफ्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं 43वां प्रश्न। वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आत्मनिर्भर। अब देखते हैं 44वां प्रश्न। टॉप 25 अभियान कहां पर चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। अब देखिए, वास्तव में यह एक अनोखी अभियान है। इसमें मुंबई पुलिस मुंबई के वैसे 25-25 लोगों की एक सूची बना रहे हैं जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इनकी सूची बनाने के बाद इन लोगों से अच्छे व्यवहार करने के लिए एक बॉन्ड पर साइन करवाया जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखते हैं 45वां प्रश्न।
हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आयशा अजीज। आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अब देखते हैं 46वां प्रश्न। किस देश के विरुद्ध खेलते हुए इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी और 47वां प्रश्न। स्विच दिल्ली अभियान के तहत किसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी। अब देखिए, एक तो इस अभियान से दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा और दूसरी चीज दिल्ली सरकार चाह रही है कि वर्ष 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप अपने आंसर के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।